हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। बात करेंगे इस वीडियो में आईआरएफसी के डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी के ऊपर। क्या आईआरएफसी अपने शेयर होल्डर को 30% का डिविडेंड प्रोवाइड करेगी? इस वीडियो के अंदर जानेंगे। क्या दोस्तों यहाँ पर 10% का अपर सर्किट लगेगा आईआरएफसी के शेयर के अंदर? इस वीडियो के अंदर जानेंगे। क्वार्टर वन के दोस्तों कुछ आंकड़े मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो भी इस वीडियो में जानेंगे। क्वार्टर वन में क्या डिविडेंड मिलेगा, क्वार्टर टू में क्या डिविडेंड मिलेगा आईआरएफसी की तरफ से आपको, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। सो ये वीडियो स्पेशली डिविडेंड जिनको चाहिए उनके लिए होने वाला है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आईआरएफसी दोस्तों यहाँ पर एक ऐसी कंपनी है जो इंडिया की टॉप 100 कंपनी में आती है बेस्ड ऑन मार्केट कैप। यानी जितना बड़ा मार्केट कैप होता है तो आप टॉप 100 कंपनी जिनका मार्केट कैप सबसे बड़ा है भारत के अंदर, तो सेबी उनको यहाँ पर सेबी का एक रूल है कि अगर आप टॉप 100 कंपनी में आते हो तो आपको आपका डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी डिस्क्लोज करना पड़ेगा आपकी एनुअल रिपोर्ट्स के अंदर और अपनी वेबसाइट के अंदर। तो इस वजह से आईआरएफसी भी दोस्तों टॉप 100 कंपनी में आता है, तो इनको भी अपना जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी है उसको यहाँ पर डिस्क्लोज करना पड़ रहा है इन्वेस्टर्स के साथ। अब पॉलिसी फ्रेमवर्क क्या है? पॉलिसी फ्रेमवर्क बड़ा सिंपल सा है। कंपनी दोस्तों यहाँ पर आती है डीपाम के अंडर, यानी डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर। तो ये कंपनी का पॉलिसी फ्रेमवर्क है। फैक्टर क्या होते हैं डिविडेंड कंसीडर करने से पहले? तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो डिविडेंड हमेशा डिक्लेयर होता है कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर, जहाँ पर सारे शेयर होल्डर कंपनी के अवेलेबल होते हैं। उसके बाद बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि हमें यहाँ पर डिविडेंड देना है, नहीं देना है तो क्यों देना है, नहीं देना है तो क्यों नहीं देना है, सारी चीज़ें डिस्कशन होता है। उसके बाद देख सकते हो डिस्कशन रिगार्डिंग डिविडेंड पे आउट इज़ अ क्रूशियल डिसीजन, और ये दोस्तों बैलेंस द अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट। तो जो अमाउंट होता है प्रॉफिट का उसको बैलेंस आउट करने के लिए आईआरएफसी डिविडेंड प्रोवाइड करता है। अब इसमें दो फर्क है दोस्तों। एक कंपनी क्या कर रही है, एक कंपनी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एबीसी एक कंपनी है और एक एबीसीडी एक कंपनी है, दो कंपनी है। एक कंपनी क्या कर रही है, अपना 30% प्रॉफिट का, पीएटी का 30% आपको डिविडेंड प्रोवाइड कर दिए, है ना। और एक कंपनी क्या कर रही है, प्रॉफिट को बैलेंस आउट करने के लिए। प्रॉफिट को बैलेंस आउट का मतलब सिंपल सा मतलब ये होता है कि अगर मैंने 1050 करोड़ का प्रॉफिट किया, तो राउंड फिगर हम लोग बोलते हैं ना कि भाई 1000 करोड़ तो हम लोग ऐड कर लेंगे, जो बचे हुए 50 करोड़ रुपए हैं उसको डिविडेंड दे देते ना। तो इसमें जमीन आसमान का फर्क है, ये कंपनी के अंदर, ये कंपनी के अंदर। आईआरएफसी इस कैटेगरी में आता है कि वो प्रॉफिट को बैलेंस आउट करने के लिए डिविडेंड दे रहा है, ना कि वो इन्वेस्टर को एक गुडविल प्रोवाइड करने के लिए, एक वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए डिविडेंड पे आउट कर रहा है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अगर आप वेदांता और आईआरएफसी को कंपेयर करो तो वेदांता आपको डिविडेंड दे रहा है, वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, ज़्यादा डिविडेंड आपको दे रहा है। आईआरएफसी अपने प्रॉफिट को बैलेंस आउट करने के लिए डिविडेंड प्रोवाइड कर रहा है। तो ये एक मेजर डिफरेंस होता है दोस्तों। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पर जनरली कंसिडर बिफोर रिकमेंडिंग डिक्लेयरिंग डिविडेंड आर एस फॉलोस। सबसे पहले आप देखोगे सर्कमस्टांस अंडर विच द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी मे और मे नॉट एक्सेप्ट डिविडेंड। तो बोर्ड दोस्तों डिसाइड करता है कि डिविडेंड देना है या नहीं देना है, बट दोस्तों यहाँ पर बोर्ड बहुत सारी चीज़ों को देख कर ही डिसाइड करेगा। सबसे पहले एक्सपेंडिचर प्लान क्या है, आने वाले एक्सपेंस क्या होने वाले, प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर में कितना अर्न किया है, हमने जो फंड रेस किया है उसका कॉस्टिंग क्या है, अल्टरनेटिव सोर्स से कहाँ से पैसा आ रहा है, कैश फ्लो का पोजीशन क्या है, टैक्सेस हमने क्या पे करना है, डिविडेंड के ऊपर क्या टैक्स पे करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें सोचने के बाद यहाँ पर एक डिविडेंड यहाँ पर अनाउंस होता है। उसके बाद देख सकते हो फाइनेंशियल पैरामीटर भी देखा जाता है। जैसे डिक्लेयर करने से पहले कैपिटल को रीस्ट्रक्चर किया जाता है। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो इशू करता है, डीपाम सरकार इशू करता है, और
सीपीएससी ने दोस्तों यहाँ पर कहा है कि मिनिमम आपको एनुअल डिविडेंड 30% देना है अपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का। उसको कैलकुलेट भी करते हैं, चलो आ जाओ कैलकुलेट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, अभी अगर मैं मार्च 2025 का करता हूँ, 6,502 करोड़, इसका 30% क्या होगा। कैलकुलेटर निकाला मैंने, ओपन किया, आपके सामने कैलकुलेट कर रहा हूँ। इसका 6,502 करोड़ इंटू 30%, 1950 करोड़ रुपए, 1950 करोड़ रुपए। तो क्या 1950 करोड़ रुपए का डिविडेंड दिया है 2025 में? चलिए देखते हैं। 2014-26 को छोड़ दो, 2025 की बात कर रहा हूँ। कितना डिविडेंड प्रोवाइड किया है? इसको हटा देता हूँ, 1950 करोड़ में से 0.80 प्लस, एक सेकेंड, 80 प्लस 1.05, 1.85 रुपीज़ का डिविडेंड 2025 में दिया है। अब यहाँ पर आईआरएफसी के टोटल स्टेक कितने हैं, टोटल शेयर, आईआरएफसी के टोटल शेयर कितने हैं, टोटल शेयर क्वांटिटी, ये क्वांटिटी हमें बताएगा। आप देख सकते हो इतनी क्वांटिटी 13.06 बिलियन, 13 लाख शेयर है यहाँ पर, 13 लाख करोड़ शेयर, ये क्वांटिटी है। स्पेसिफिकली रियल टाइम मार्केट में ये क्वांटिटी है। इसको हम कॉपी करेंगे और इसको लेकर आएंगे यहाँ पर, ये हमने पेस्ट किया, इनटू इतनी क्वांटिटी है। एक डिविडेंड के पीछे 1.0 आई थिंक डिवाइड करना पड़ेगा, इसको हम हटाते हैं, इसको रिटर्न कॉपी करेंगे, इसको लेकर आएंगे कैलकुलेटर के ऊपर, इसको यहाँ पर हम लोग पेस्ट करेंगे, डिवाइड बाय 1.05। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि हाँ, 30% का डिविडेंड उनका जो पॉलिसी है उससे ज़्यादा ही डिविडेंड पे किया है। तो ये कंपनी का एक रूल है कि भाई आपको 30% का डिविडेंड पे करना है, बट बैलेंस आउट भी करना पड़ता है, क्योंकि कंपनी ये कह रही है कि हम लोग प्रॉफिट को बैलेंस आउट भी करते हैं, कि भाई जैसा अभी 1684 करोड़ है तो 84 करोड़ का हम लोग डिविडेंड प्रोवाइड कर देते हैं, तो इसलिए आपको इतना कम कम डिविडेंड देखने को मिलता है। उसके बाद देख सकते हो, कंपनी एक्सपेक्टेड टू पे द मैक्सिमम डिविडेंड परमिसेबल अंडर डेट टू इक्विटी रेशो, नेटवर्थ देखना पड़ता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग क्या होने वाली है, कैश कितना है, बैंक बैलेंस कितना है, प्रॉफिट कितना हुआ है, टैक्स कितना पे किया है। उसके बाद कैपिटल एडुकेसी रेशियो देखना पड़ता है। इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं, डेट टू इक्विटी कितना है ये आपको देखना ज़रूरी है कि आपके पास इक्विटी टू डेट का रेशो क्या है, नेटवर्थ कितनी है कंपनी की। उसके बाद देखोगे प्रेजेंट और फ्यूचर रिक्वायरमेंट है बोरोइंग का, अगर है तो उसमें कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, केपेक्स का प्रोग्राम क्या है। तो एक कंपनी का डिविडेंड अनाउंस करने से पहले बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, तब जाके एक डिविडेंड अनाउंस होता है। तो जैसा मैंने बताया कि 30% का जो डिविडेंड है वो मिलेगा। वो कब मिलेगा दोस्तों? 2026 में। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बार और डिविडेंड आपको मिलेगा, लेकिन वो डिविडेंड ना आपको अक्टूबर के महीने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। अक्टूबर 2026 में आपको एक डिविडेंड मिल सकता है, ये डेट में आपको एक डिविडेंड मिल सकता है इस महीने में, अक्टूबर 2026 में। एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं रखनी है, एक्सपेक्टेशन रखनी है भाई 0.60 पैसे से लेकर 0.80 पैसे की एक्सपेक्टेशन रखनी है, इससे ज़्यादा की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, क्योंकि कंपनी 30% ही डिविडेंड देगी अपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का। या तो कंपनी के पास ऑप्शन भी है कि 5% अपनी नेटवर्थ का वो लोग प्रोवाइड कर दे, जो कि उससे भी कम होगा। पीएटी का अगर देती है तो प्रॉफिट डिविडेंड ज़्यादा होता है, ये वाला होता है, ये पीएटी वाला प्रॉफिट होता है। और जो छोटा डिविडेंड आता है ना, ये छोटा डिविडेंड नहीं है, बड़ा डिविडेंड है। ये पीएटी वाला जो छोटा डिविडेंड आता है ना, वो ये वाला आता है, जो आई थिंक नेटवर्थ वाला होता है, कि कंपनी की नेटवर्थ का 5%। तो वो तो और कम आएगा, 30%, 5%, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप कहोगे नेटवर्थ ज़्यादा है, लेकिन नेटवर्थ का भी अगर आप देखोगे 5% निकालोगे, उतना ज़्यादा डिविडेंड नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अच्छा डिविडेंड आपको मिल सकता है अक्टूबर के महीने में, 0.60 पैसे से लेकर 0.80 पैसे का। तो इतनी एक्सपेक्टेशन रखनी है डिविडेंड की आईआरएफसी के अंदर।
सो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।